हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिटी फिजिक्स क्लासेस। हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट और हमने इसका फर्स्ट पार्ट लास्ट वीडियो में करा था। तो ये जो लेक्चर सीरीज़ है, इट इज़ ए क्विक रिवीजन सीरीज़ फॉर +2 बोर्ड एग्ज़ाम्स, चाहे आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो चाहे पीएसईबी के। ये इसमें हम 2 मार्क्स 3 मार्क क्वेश्चंस की कुछ डेरिवेशंस और सारा चैप्टर रिवाइज करेंगे, जिससे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ पार्ट 2। तो आज के इस लेक्चर में हम फोर्स की बात करने वाले हैं। वी विल स्टडी अबाउट द फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देन वी विल स्टडी मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मोशन को बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो पीएसईबी के बच्चे हैं उनके लिए डेरिवेशन आएगी। मोशन बेसिकली जब मैग्नेटिक फील्ड में हम स्टडी करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल का, तो वहाँ सर्कुलर पाथ बनता है। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस, उसका टाइम पीरियड, कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट होगा, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें हम उसमें फाइंड आउट करते हैं। तो पहला पार्ट फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल है। सेकंड पार्ट है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये पीएसईबी में डायरेक्ट आ जाती है, तो ये अभी हम करेंगे। फिर हम इसी से ड्राइव करेंगे फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और यहाँ से फिर 1 एम्पेयर की डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो ये पार्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट, अब फोर्स के बाद देखा जाएगा कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है कुछ इस तरह की, और इस रेक्टेंगुलर लूप में से हम करंट पास कर रहे हैं और हमने इसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो अलग अलग एंगल्स पे रख के देख सकते हैं, तब इस पर टॉर्क लगता है। तो उस टॉर्क का एक्सप्रेशन डराइव करने के लिए भी आ सकता है, तो ये हम देखेंगे अच्छे से डिटेल में। उसके बाद इस पूरे चैप्टर की जो एप्लीकेशन है फोर्स की, वो बन जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसके साथ वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है, यहाँ लिखा नहीं हुआ। तो एमसीजी को डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर उसकी कन्वर्जन एमीटर और वोल्ट मीटर पे कैसे करी जाती है। जो आप लैब में यूज़ करते हो ना, एम्पेयर मीटर जो करंट मेजर करने वाला डिवाइस होता है, और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज मेजर करता है, बेसिकली उसके पीछे जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, वो करंट कैरिंग कॉइल पर टॉर्क का ही प्रिंसिपल उस पर होता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ये ऊपर वाला सिलेबस पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का है, और अगर आप नीचे सीबीएसई का सिलेबस देखेंगे, ये भी एंटायरली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसमें भी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एंड मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसमें मोशन भी स्टडी करेंगे हम साथ में। देन अगेन ऑल द टॉपिक्स आर सेम, तो फटाफट हम इन टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चे मैग्नेटिक फोर्स की बात करने वाले हैं। तो फोर्स क्या होती है? जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या मैग्नेटिक फील्ड में वो मूव कर रहा होगा, दोनों केसेस आप ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वो स्टेशनरी भी पड़ा हुआ है चार्ज पार्टिकल, तो उस पर फोर्स लगती है विच इज़ गिवन बाय Fe इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। यहाँ पर वेक्टर्स लगे हुए हैं। वेक्टर्स का मतलब है कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब इसको समझेंगे। मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ लगी हुई है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल रखा और वो पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चे, जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करता है, या आप समझ लीजिए क्यों ऐसा क्यों होता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो ना पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। आपको पता होगा, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज की जो शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ बनती है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव शीट होगी और यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव शीट होगी, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर एक पॉजिटिव पार्टिकल रखोगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना, तो वो रिपेल होकर इधर भागेगा। तो सीधी सीधी बात आपने याद रखनी है कि अगर Q पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज़ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है। पॉजिटिव चार्ज की जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में बन रही है जिधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी फोर्स, ये नेगेटिव चार्ज है हमारा, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स बन जाएगी -QE। तो -QE, अब ई वेक्टर के साथ माइनस लग गया, मतलब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है। नेगेटिव वेक्टर का ये मतलब होता है ना, वेक्टर्स में जब भी माइनस साइन आओ मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो मतलब इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी हुई है, तो फिर इस पार्टिकल पे, नेगेटिव पार्टिकल पे जो फोर्स है वो उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो ये पहले समझ लीजिए। अब इस फोर्स के लगने के लिए क्या चाहिए आपको? सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक तो चार्ज चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। समझ लीजिए, मतलब कि ये वाली जो फोर्स है वो अगर न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर ये फोर्स नहीं लगेगी, उस पर चार्ज 0 होता है। और अगर आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो प्रोटॉन विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
प्रोटॉन उधर जाएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगी हुई है तो प्रोटॉन हमारा ऊपर जाएगा। आपने सिर्फ उसको रखना है, रखते ही फोर्स लगेगी, उसको मूव करवाने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, समझ लीजिए इसको। ओके, और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ऊपर की तरफ लगी हुई है, तो उस पर फोर्स नीचे लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। F इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, वेयर ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली बात। अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स जो होती है बच्चे, वो होती है, फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ये तभी लगती है जब चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में हो। इंपॉर्टेंट चीज़, दो चीज़ें चाहिए, एक तो मोशन में हो, पहली बात। दूसरी कंडीशन एक और है कि उसके वेलोसिटी वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए। एंगल 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, एंगल 180 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। अगर 0 और 180 का केस है तो ये फोर्स नहीं लगेगी। अगर इसमें 90 डिग्री का एंगल है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी। समझिए ध्यान से, मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। वो कैसे लगती है मैग्नेटिक फील्ड, बताइए, सोचिए। ऐसे मान लीजिए एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और इधर हमारे पास एक साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो अभी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर अगर आप एक सिंपल पॉजिटिव पार्टिकल प्रोटॉन को रखोगे, सिर्फ रखोगे, मोशन में नहीं है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी। तभी लगेगी अगर ये मूव करेगा, और मूव भी किधर करना चाहिए? एट सम एंगल। मतलब अगर इधर मूव करा तब भी फोर्स नहीं लगेगी, और अगर इधर मूव करा तब भी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। फोर्स तब लगेगी जब इसमें, इसकी वेलोसिटी वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल होगा। तो ये देखिए कैसे लगेगी। अगर मान लो ये हमारा चार्ज पार्टिकल, कलर चेंज करते हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर लगी हुई है और चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे गया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तब लगेगी फोर्स। या किसी भी एंगल पे गया थीटा, तब लगेगी फोर्स। तो हम थीटा वाला केस भी डिस्कस करेंगे मोशन को स्टडी करने के लिए, और परपेंडिकुलर वाला केस भी स्टडी करेंगे। अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो ये है, क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट आप समझते हो ना, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। लेट मी राइट हियर, ये जो ए क्रॉस बी है, अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो ए बी साइन थीटा साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये होता है ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन भी होती है साथ में एन कैप। तो जो डायरेक्शन होती है इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो वही सेम चीज़ है, अगर मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? क्यू ऐसे ही, वी ऐसे ही, और बी ऐसे ही, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड वी वेक्टर। जैसे मैंने अभी बताया, डायग्राम भी बना दो साथ में। इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ हमारा चार्ज पार्टिकल है Q, और ये हमारा V वेक्टर है। तो थीटा जो है वो इन दोनों में एंगल है, B वेक्टर में और V वेक्टर में। तो आप यहाँ पर जस्ट वैल्यूज पुट करोगे, यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फोर्स। और इसकी डायरेक्शन भी होगी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ V वेक्टर एंड B वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो ये कैसे निकलती है? राइट हैंड थंब रूल से। RTHR का मतलब है राइट हैंड थंब रूल। कैसे लगाना है? देखिए, अपना राइट हैंड लीजिए और अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आप वी वेक्टर की तरफ रखिए, स्क्रीन पे ले जाइए। वी वेक्टर जहाँ पर मैंने बनाया वहाँ पर राइट हैंड की फिंगर्स को आप रखिए। तो ऐसे मैं रखूँगा स्क्रीन पर, और ऐसे घुमाना है बी की तरफ, तो आपका थंब इनवर्ड आएगा। आप करके देखिए स्क्रीन पर, आपका जो थंब है यहाँ पर इनवर्ड जाएगा, राइट हैंड का थंब। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू शीट है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्रीन है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन है अंदर की तरफ इस केस में, ठीक है। ये आपने ध्यान से समझना है। इसकी डायरेक्शन निकालने के और भी तरीके आगे हम समझेंगे। चलिए, तो ये मैग्नेटिक फोर्स याद कर लो और ये इलेक्ट्रिक फोर्स याद कर लो। अब इन दोनों का सम जो होता है उसको बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। वो यहाँ पर हमने डिफाइन करा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और लॉरेंट्ज फोर्स। ये होता है इन दोनों फोर्सेस का सम। FEM is FE vector plus FM vector. It is given as Q E vector plus Q V cross B vector. तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, ये डायरेक्शन की बात अब हम करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप ध्यान समझिए, यहाँ पर ये जो हमने क्रॉसेस लगा रखे हैं ग्रीन कलर के छोटे छोटे, ये क्रॉसेस रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। और क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ, शीट के अंदर, इनवर्ड, ठीक है। तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ है बच्चे? इनवर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है Q। अब हमने
क्यू वी क्रॉस बी लगाना है यहाँ पर और डायरेक्शन की बात करनी है। तो अभी आपने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को स्क्रीन पे लेके जाना है और वी वेक्टर की तरफ रखना है और बी की तरफ घुमाना है। तो बी मतलब अंदर, स्क्रीन के अंदर की तरफ घुमाना है। तो आपका थंब जो है बच्चे वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, तो क्योंकि हमारा वी इधर है और बी अंदर है, तो इधर से अंदर की तरफ जब आप फिंगर्स को घुमाएंगे, राइट हैंड होना चाहिए, तो आपका थंब ऐसे ऊपर आएगा। तो यहाँ से मेन चीज़ ये है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर। तो व्हेन योर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर देयर इज अ सर्कुलर पाथ। तो ऐसा सर्कुलर पाथ बनेगा इस चार्ज पार्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे जाकर और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब जैसे मैंने बताया कि अगर थीटा 0 डिग्री हुआ या ये 180 डिग्री हुआ, किस किस में, देखिए ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वाले एरोस, और ये चार्ज पार्टिकल है। जब वेलोसिटी इधर होगी तो थीटा 180 बनेगा, जब वेलोसिटी इधर होगी तो थीटा 0 डिग्री बनेगा। दोनों ही केस में साइन 0 कितना होता है, 0, और साइन 180 भी कितना होता है, वो भी होता है 0। तो इन दोनों ही केस में जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 लगेगी, ध्यान रखना। ये छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम मोशन स्टडी करने वाले हैं, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके दो केसेस हैं। पहला केस है जब वेलोसिटी वेक्टर, पार्टिकल का जो वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमें प्रूव दैट, पहला चीज़ ये प्रूव करने के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में, ट्रेजेक्ट्री होता है पाथ, रास्ता, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल इज सर्कल। तो जब भी वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो जो पाथ होता है और ट्रेजेक्ट्री जो होती है इज सर्कुलर। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है। दूसरा, फिर हम ट्रेजेक्ट्री निकल सर्कल निकलेगा तो सर्कल की रेडियस होगी, हम वो फाइंड करेंगे। फिर मैंने बताया जैसे टाइम पीरियड फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी बताएंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताएंगे। तो ये डायग्राम आपने इसमें बनाना है जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस डायग्राम में बच्चे सबसे पहले आपने क्रॉसेस लगा के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है अंदर की तरफ, उसको आपने पहले रिप्रेजेंट करना है। याद रखना इनमें स्पेसिंग इक्वल रखना, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है कि फील्ड लाइंस जो हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड, तो इनमें स्पेसिंग सेम रखनी है हर जगह। अब आपने यहाँ पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलना है, इट इज सेटअप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब एक पार्टिकल ले लिया जिसका मास m है, चार्ज q है, इट इज़ प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v अलोंग x एक्सिस। तो वो पार्टिकल हमने कहाँ पे माना है, ये देखिए, ये हमारा पार्टिकल है यहाँ पे, इसको हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v वेक्टर अलोंग x एक्सिस। तो मैं यहाँ पर वेक्टर भी लगा दूँ, तो ये हमारा v वेक्टर वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर हमारा किधर आ गया, एक्स एक्सिस की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमारा किधर है, वेलोसिटी वेक्टर अगर एक्स की तरफ है तो वो ऐसे लिखा जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी आई कैप, ठीक है, ऐसे लिखा है, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई कैप से बताई जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इनवर्ड हम जेड मान के चलते होते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, एक्स वाई जेड, बाहर की तरफ पॉजिटिव जेड होता है, तो इनवर्ड जब आप ऐसे बनाते हो वो माइनस जेड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इनवर्ड है तो माइनस बी के कैप। तो ये दो चीज़ें आपके पास आ गई, ठीक है। अब हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ें आपके सामने लिखी गई हैं, ठीक है। अब आपने इस फॉर्मूले में क्यू वी क्रॉस बी में पुट कर देना है, वी आई कैप पुट करा है यहाँ पे, वी आई कैप माइनस बी के कैप, और आपको ये पता है कि माइनस साइन यहाँ से जो है पहले बाहर आ जाएगा, और आई क्रॉस के जे माइनस जे होता है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, देखिए यहाँ आई लिख दिया मैंने, यहाँ जे लिख दिया, यहाँ के लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद रखना है, यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो जब आप आई कैप का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो के आ जाता है, सीधा प्लस पॉजिटिव में आएगा। जे का आप जब के साथ करते हो क्रॉस प्रोडक्ट तो आई आ जाता है, ऐसे चलता है। साइक्लिक ऑर्डर में प्लस साइन चलता है, लेकिन जब उल्टा करेंगे, मान लो आपने आई क्रॉस के किया, रेड कलर से देखिए, मान लो मैंने करा आई क्रॉस के, तो आएगा माइनस जे, ठीक है। जब आप के क्रॉस जे करोगे तो आएगा माइनस आई, तो उल्टा चलता है फिर उसमें, ठीक है। तो जब आप ऐसे चलते हो तो नेगेटिव साइन आता है एंटी क्लॉकवाइज। एक बार बना लेना साइड पे, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर आई है, जे कैप। जे कैप क्या होता है, वाई एक्सिस। मतलब ये देखिए मैंने डायग्राम के अंदर भी जो हमारी फोर्स है, इधर हमारा पार्टिकल जा रहा था, अंदर की तरफ फील्ड थी, और हमारी फोर्स जो है एफ एम वो
वाई एक्सिस जिधर हमारा होता है ऊपर की तरफ, ये देखिए वाई मैंने ऊपर बनाया, उस तरफ हमारी फोर्स आ रही है। क्लियर है ना? तो इस तरह से डायरेक्शन आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। बस आपको ये रूल याद रखना है जो मैंने यहाँ पे बताया, इसका ध्यान रखना है। फिर से सुन लीजिए, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, आप इसको याद भी कर सकते हैं। तो जब आपको आई क्रॉस जे करना है तो के कैप आएगा, जे क्रॉस के करना है तो आई कैप आएगा, के क्रॉस आई कैप करना है तो जे कैप आएगा। ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। उल्टा चलेंगे, आप बस यहीं से याद कर लीजिए। अगर उल्टा हो जाए के क्रॉस जे, जैसे यहाँ पे आई क्रॉस के था, उल्टा था ना, आई क्रॉस के था, तो फिर माइनस आएगा साथ में, ठीक है। तो वो माइनस जो वहाँ से आया और एक ये माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए प्लस बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स है, और ये फोर्स आपने बताना है कि ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, सो दैट द पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। ऑल्सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखिए ये वेलोसिटी है हमारी और ये फोर्स है हमारी, ठीक है। तो जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो हमेशा सर्कल बनेगा। सर्कुलर पाथ में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है सेंटर की तरफ, जिसके कारण उस पार्टिकल की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज होती रहती है सर्कुलर पाथ पे। तो वो सर्कुलर मोशन बनता है व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस केस में, केस 1, व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड द ट्रेजेक्ट्री इज सर्कुलर, ये हमने यहाँ पर निकाला है। तो ऐसा आपको एग्जाम में करके आना है। अब हम साथ में रेडियस निकालेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए नोट में क्या लिखा है, कहता है फॉर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल द ट्रेजेक्ट्री इज अगेन सर्कल बट शोइंग इन फिगर 2, बट ऑपोजिट होगा। एंड वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज था, वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बनाया गया है ये वाला पाथ। तो इसमें आपने पाथ तो देखिए सर्कल ही बनाना है, लेकिन एरोज लगा देते हैं यहाँ पे कि ये क्लॉकवाइज बनेगा। और इसमें कैसे बन रहा था, एंटी क्लॉकवाइज पाथ पर बनेगा, सर्कल ही। अब हम रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस कैसे निकालनी है सर्कुलर पाथ की? तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में जब भी आपके पास फोर्स हो और वहाँ से आप रेडियस निकालना चाहो, तो आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, उसको फोर्स के इक्वेट करना होता है, क्यू वी बी के साथ इक्वेट। तो वही देखिए यहाँ पे हमने करा है, और यहाँ एक वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, आर ऊपर चला जाएगा, क्यू बी नीचे आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू mv/qb। ये फॉर्मूला आ गया हमारा रेडियस ऑफ द पाथ का। ये हमारा जो पाथ बना उसकी रेडियस कितनी बनेगी, ये वो आर है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो रेडियस है ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना तेज़ पार्टिकल जाएगा उतनी रेडियस बड़ी बनेगी। ये एक और क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर, तो जो रेडियस है सर्कल की वो छोटी बनेगी। और एक और चीज़ है यहाँ पर विच इज़ Q/m। ये वाला m उठा के ना हम नीचे ले आए, तो ऐसे लिख दिया Q/m। तो R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q/m। Q/m क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशो। तो ये पार्टिकल के चार्ज बाय मास रेशो के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हर पार्टिकल के अपना चार्ज होता है और मास होता है, तो चार्ज बाय मास रेशो का जो फैक्टर है वो इंपॉर्टेंट है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल की जो चार्ज बाय मास रेशो है, या अल्फ़ा के लिए चार्ज लिखा, अल्फ़ा के लिए मास, तो अल्फ़ा पे चार्ज होता है 2e और मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो यह 2 कट जाएगा तो हाफ E/mp, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का निकल गया चार्ज बाय मास रेशो। तो अल्फ़ा की चार्ज बाय मास रेशो प्रोटॉन की चार्ज बाय मास रेशो से हाफ होती है। तो इसका मतलब है अल्फ़ा के केस में अब हाफ होती है, तो यहाँ नीचे हाफ का फैक्टर 2 ऊपर चला जाएगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल के केस में रेडियस डबल होगी टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फ़ा और प्रोटॉन का कंपैरिजन। अब है टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमने टाइम पीरियड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना, ये हमारा सर्कल है ना, तो ये पूरा सर्कुलर पाथ यहाँ से लेके कंप्लीट जब सर्कल करोगे आप, तो ये सरकमफ्रेंस बनेगी, वो कितनी होती है, वो होती है 2πr। तो हमारा डिस्टेंस 2πr है और वेलोसिटी हमने v मान लिया। अब वेलोसिटी को हम पीछे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जो अभी हमने किया था, r इज इक्वल टू mv/qb। तो वहाँ से v आ गया Qbr/m, उसको यहाँ पुट कर दिया, Qbr नीचे चला गया, m ऊपर चला गया, r से r कैंसिल हो गया, तो ये टाइम पीरियड है 2π
m बाय क्यू बी, क्यू चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये जो टाइम पीरियड है बच्चे, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए काम में आएगा। देखिए जो सर्कल पाथ की रेडियस है, ये सर्कुलर पाथ की, छोटा सर्कल हो कहता है चाहे बड़ा सर्कल हो, दोनों ही केस में हमारा जो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल की चार्ज बाय मास रेशो नहीं आपने चेंज करनी, वो फिक्स रहनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स रहनी चाहिए सेम पार्टिकल के लिए। अगर आपके पास दो सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो टाइम पीरियड है t1 t2 दे विल बी सेम, t1 इज इक्वल टू t2। क्या होता है, देखिए बड़ा सर्कल होने से वेलोसिटी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो जितनी सर्कुलर मोशन की स्पीड बढ़ जाएगी उतना टाइम कम लगेगा, कब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना उतनी स्पीड भी बढ़ जाती है, बट टाइम पीरियड रिमेन सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। चलिए, तो ये अब टाइम पीरियड की डिस्कशन हो गई है, दोनों केस में सेम आएगा हमारा टाइम पीरियड। ऑल्सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय मास रेशो। तो चार्ज बाय मास रेशो के डबल होने से वेलोसिटी डबल हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, वेलोसिटी की बात हो रही है, रेडियस के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी जैसे मैंने अभी बताया, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ये सारे पॉइंट्स ना याद रखने हैं, ताकि आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप फॉर्मूला लिखेंगे, वहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा क्या करना है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम। अब ऐसे घूम रहा है चार्ज पार्टिकल, तो एक सेकंड में कितनी बार घूमा, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 1 बाय टाइम पीरियड। तो आपने जस्ट टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करना है। तो ऊपर था 2 पाई बाई क्यूब 2 पाई एम बाई क्यू बी, रेसिप्रोकल कर दिया, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2 पाई एम आ गया। इसके यूनिट सेकंड, इनवर्स और हर्ट्स होते हैं। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई कट जाएगा, फॉर्मूला आ गया क्यू बी बाई एम, ठीक है। तो ये भी हमारी, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, वैसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड का केस था। हर केस में हमारी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा केस है वो है व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट केस में हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर थी, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा था, तो सर्कल बन रहा था, देयर वाज 90 डिग्री एंगल। अब एंगल थीटा है यहाँ पे। तो इस केस में रेडियस भी पूछी जाती है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ वैसे ही, लेकिन एक और पैरामीटर आ जाता है पिच, तो वो बताएंगे क्या होता है। तो पहले याद रखेंगे, इस केस में भी सर्कल ही बनेगा, लेकिन वो सर्कल स्प्रिंग के जैसे खुलता चला जाएगा। इस पाथ को बोला जाता है हेलिक्स। इस पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है, हेलिक्स और हेलिकल पाथ, स्प्रिंग के जैसे पाथ को ऐसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। कब, जब वेलोसिटी वेक्टर हमारा किसी एंगल थीटा पे होगा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो राइट साइड की तरफ लगी हुई है और वी उस पर थीटा एंगल पे है। थीटा 90 हो जाएगा तो सर्कल ही बनेगा, फिर इसी प्लेन में घूमता रहेगा, सर्कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब थीटा 90 नहीं है, थीटा कुछ एंगल है, तो उस वजह से ये सर्कल ही जो है वो ऐसे खुल जाएगा, तो ऐसे हेलिक्स बनेगा, सर्कल खुल जाएगा। और ये जो दो टर्न्स हैं सर्कल की, उसमें जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है पिच। तो ये अभी हम करते हैं। चलो कैसे करना है, बहुत आसान है। इसमें वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेना है। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, रेड कलर से देखिए, ये हमारा वी वेक्टर अगर है तो ये बनेगा एक्स कंपोनेंट विच इज़ वी कॉस थीटा, जिधर थीटा एंगल होता है उधर वी कॉस थीटा लिखना है, और इस डायरेक्शन में बनेगा वाई कंपोनेंट विच इज़ वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये वी साइन थीटा हमारा इस डायरेक्शन में बन गया। अब वी साइन थीटा कंपोनेंट को हम वी परपेंडिकुलर बोल देंगे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो वी साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, और जो वी कॉस थीटा है हमारा कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। वो पैरेलल कंपोनेंट बन गया, एक परपेंडिकुलर। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन देगा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर थोड़ा थोड़ा पार्टिकल को मोशन देगा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सर्कल में घुमाएगा, बस यही काम होना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसे लिख लेनी है आपको, बी वेक्टर इज बी आई कैप। अब हमने इधर मानी है ना मैग्नेटिक फील्ड, इधर हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो उधर आपने आई कैप लिखना है। आगे देखें, नाउ वी वेक्टर
कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया, एक वी एक्स एक वी वाई, दोनों को लिख लिया पैरेलल टू बी परपेंडिकुलर टू बी। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, अब हॉरिजॉन्टल मोशन में ये हमारी वेलोसिटी इसमें आई कैप आ रहा है क्योंकि वो एक्स एक्सिस की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे क्यू वी क्रॉस बी, लेकिन इसमें वेलोसिटी एक्स वाली आएगी, तो ये बनेगा क्यू वी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, वी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, इंटू बी इंटू आई क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई याद रखना, अभी नहीं बताया मैंने, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इनका मतलब है सब में 0 डिग्री एंगल होता है, इनका मतलब है इन सब का आंसर 0 होता है। साइन 0 आएगा ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो साइन 0 0, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ अगर करें तो आंसर 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब देयर इज़ नो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स लिख लेना, एफ एक्स एफ एम एक्स लिखा ही हुआ है, देयर इज़ नो फोर्स अलॉन्ग और नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेकिन वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो वी कॉस थीटा वेलोसिटी जो हमने इधर की तरफ मानी थी पार्टिकल की, वी कॉस थीटा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो पहला केस आपने हॉरिजॉन्टली बताना है मोशन को, ये फर्स्ट हेडिंग बनेगी फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अब वर्टिकल मोशन के लिए क्या होगा, वर्टिकल के लिए आपकी वेलोसिटी क्या है, वी वाई वी साइन थीटा, अब उसमें जे कैप आ रहा है क्योंकि वो वाई एक्सिस की तरफ थी, ठीक है, इधर थी हमारा वी साइन थीटा, अभी डायग्राम में हमने देखा, ये देख लीजिए आप, तो इस डायरेक्शन में थी हमारी वी साइन थीटा ऐसे ऊपर की तरफ, तो वो हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो अब उसमें आप जे कैप लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी एक्स की तरफ ही है, उसमें बी आई कैप ही चलेगा। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वी वाई क्रॉस बी वेक्टर, तो वहाँ आ जाएगा जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई माइनस के होता है, अभी मैंने बताया था, तो माइनस के कैप, तो इसमें साइन थीटा जो है ये वी साइन थीटा को मिला के ना फिर से वी वाई लिख लिया है, ये वी वाई का मतलब क्या है, वी साइन थीटा, वो जो साइन थीटा उसमें चला गया, वी साइन थीटा को वी वाई पुट कर दिया नीचे, लेकिन ये पता लग गया कि अब फोर्स जो है वो लग रही है, 0 नहीं है, और ये वाई के अलॉन्ग जो फोर्स है एफ वाई, ये वाई के अलॉन्ग फोर्स है, वो उसको वो के कैप माइनस के कैप की तरफ लग रही है, मतलब उस वेलोसिटी के कारण जो वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी उसके कारण जो फोर्स लग रही है वो माइनस के कैप की तरफ लग रही है। तो अगर पार्टिकल कहता हम प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई प्लेन में, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन, माइनस के कैप आ गया ना, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन, सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब फिर से फोर्स जो है इट इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी वाई की तरफ है, फोर्स हमारा जेड की तरफ है, तो हम यहाँ पर वी वेक्टर लिखेंगे, बी नहीं, चलो, तो पाथ विल बी सर्कुलर, फिर से बता देना कि ये सर्कुलर पाथ होगा। अब फिर एक लाइन लिखनी है जो अभी आपको याद करनी है कि hence under the effect of both the components of horizontal and vertical velocities the particle will cover both linear ऐसे हो गया और circle ऐसे हो गया, both linear and circular motion, तो hence it will follow a helix path, तो हेलिकल पाथ प्रूफ कर दिया हमने। तो ये इतना सा एनालिसिस याद रखना है, हॉरिजॉन्टल अलग से सॉल्व करेंगे, वर्टिकल अलग से सॉल्व करेंगे। अब फिर से जब रेडियस निकालनी है इस केस में भी, तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी वाई, अब जहाँ वी लिख रहे थे वहाँ वी वाई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ भी वी वाई लिखेंगे, तो बाकी सब वैसे ही है, वी वाई स्क्वायर से एक कट जाएगा और ये रेडियस आ जाएगी। फॉर्मूले एक बार ड्राइव कर लेना, टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वी वाई, तो 2 पाई आर में भी वी वाई आ रहा है, नीचे भी वी वाई है, वो कट जाएगा वैल्यू पुट करके यहाँ से, है ना ये वाली, तो टाइम पीरियड फिर से कांस्टेंट आ गया, फ्रिक्वेंसी 1/t कर दो, एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई एफ, 2 पाई से 2 पाई कट गया क्यू बी बाई एम, तो वो सब वैसे ही आएगा। पिच, लास्ट में जो पिच है वो लीनियर डिस्टेंस होता है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन रोटेशन, तो जैसे यहाँ से शुरू हुआ, मान लो यहाँ से शुरू होकर ऐसे घूमा तो वापस यहाँ पे आया, इसको वन सर्कल बोलेंगे, तो उसमें जो डिस्टेंस है उसको एल बोला जाता है पिच। तो पिच होता है डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी हमारी क्या है, वी कॉस थीटा, टाइम है 2 पाई एम बाई क्यू बी, अभी लिखा था, जस्ट वैल्यू पुट करो तो ये हमारे पास पिच का फॉर्मूला आ जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये सब चीज़ें बच्चे इसमें हैं। अब इसके बाद ये कुछ स्पेशल केसेस हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है एम वी बाई क्यू बी, उसको हम मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, पी इज़ एम वी, तो एम वी को एम वी बाई क्यू बी था ना, इसमें एम वी को आप पी पुट कर सकते हैं मोमेंटम, तो क्यू बी पी बाई क्यू बी बन जाएगा फॉर्मूला रेडियस का। तो उस केस में फिर रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, अगर पी कांस्टेंट हो दो पार्टिकल्स का, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। फिर आप इसमें पी को √2m/k भी पुट कर सकते हैं किनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, वो किया हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। फिर आप किनेटिक एनर्जी को
चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस भी पुट कर सकते हैं जब आपको बोला जाए कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा गया बाय सम पोटेंशियल कैपिटल वी, तो आप फिर इसमें के को यहाँ पर क्यू वी पुट कर सकते हैं। एक और फार्मूला, ये डिफरेंट फार्मूले हैं, ये एक बार रिवाइज करने हैं। चलो जी, तो यहाँ तक हमारा अब चार्ज पार्टिकल की कहानी जो है वो ख़त्म होगी। अब हम कंडक्टर की बात करेंगे। करंट कैरिंग कंडक्टर है जी, अब उस पर कितनी फोर्स लगेगी जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और किस डायरेक्शन में रखेंगे तो फोर्स लगेगी। ये पेंसिल है ना मेरे पास, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हमारा करंट मान लो जिधर इसके टिप है इधर जा रहा है ऐसे। तो अगर करंट इधर जा रहा है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है बेसिकली, वो इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे होंगे, उल्टी डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो अगर करंट इधर है तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन नीचे है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इधर पॉजिटिव चार्ज का मोशन हो रहा है, इधर नेगेटिव का, उसका सेम मीनिंग है कि ऊपर हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर जा रहा है, ठीक है। करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होता है। अब मेन आइडिया यहाँ पर यह है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, अगर मैं इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फटाफट फटाफट भाग रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और मैं इस पूरे कंडक्टर को यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड में रख दूँ, तो इस पर पूरे कंडक्टर पे फोर्स लगेगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर रहे हैं। तो पहले हम एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स लिखेंगे, फिर हम उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लिख के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द फोर्स ऑन द एंटायर कंडक्टर। ये आइडिया है यहाँ पे। तो रीड करते हैं पहले। सो कंसिडर ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब ये मैं याद करवाऊंगा, ध्यान से एक एक पैरामीटर याद रखो। सो कंसिडर ए स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एल उसकी लेंथ है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज शॉन। तो मैं डायग्राम अभी बना रहा हूँ साथ साथ। तो ये हमारी कुछ इस तरह से आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो कर देनी है ऐसे, ठीक है, पी वेक्टर, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे शो कर देना ऐसे, ठीक है। ये इसका होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये होती है इसकी लेंथ। और मान लो करंट ऐसे जा रहा है आई, तो फिर इन दोनों में एंगल है कुछ थीटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में और करंट कैरिंग कंडक्टर का जो करंट है उसमें एंगल थीटा है। तो ये डायग्राम है यहाँ पे। नाउ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड बी वेक्टर, ठीक है, मैंने बना दिया। लेट वी डी, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, वी डी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो वी डी बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो वो ये पहले माइनस फॉर्मूला क्या था, क्यू वी क्रॉस बी था ना, क्यू वी क्रॉस बी, ये अभी हमने पढ़ा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। इसमें क्यू की जगह माइनस ही पुट करना है, वी की जगह वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पुट करनी है, और बी वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अभी ये हो गया फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारी फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है भाई साहब इस कंडक्टर के अंदर। तो एक पैरामीटर होता है एन, यहाँ एन लिखा हुआ है, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। ये होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर का अगर यूनिट वॉल्यूम ले लूँगा उसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है, वो स्मॉल एन है। तो अगर टोटल निकालने आपको, तो इस स्मॉल एन को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे कितने हैं, सीधी सी बात है। तो ये नंबर डेंसिटी है स्मॉल एन, और स्मॉल एन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैपिटल एन आएगा, विच इज़ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर, ये हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है ना अभी मैंने बनाया जो, इसकी लेंथ एल है, ए इसका एरिया है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए इंटू एल, है ना, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो ये कैपिटल एन आ गया हमारा। अब इस कैपिटल एन के साथ, इस कैपिटल एन के साथ इस एफ को मल्टीप्लाई करने पर मुझे टोटल फोर्स पता चल जाएगी। वो एक इलेक्ट्रॉन की फोर्स है और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पे लग रही है भाई साहब। एवरेज है, एवरेज फिनोमिना हो रहा है, सब पे बराबर नहीं होगी वैसे, लेकिन हम मान के चल रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर ये फोर्स आ जाएगी, टोटल फोर्स दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो वही हमने करा, टोटल फोर्स लिखनी है आपको, कैपिटल एफ से लिख दिया मैंने, कैपिटल एन इंटू स्मॉल एफ, ये माइनस आ गया, ये एन ए एल आ गया यहाँ से, बाकी सारा फॉर्मूला आ गया। इसमें एन ई ए ऐसे ही रहेगा, वी डी को मैंने बाहर लिख लिया और एल को मैं अंदर ले गया, आई कैन डू दैट।
और फिर माइनस साइन भी आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है बच्चे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वो करंट के ऑपोजिट होती है। करंट उधर जिधर होगा उधर इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट जाएंगे, है ना, ये आपको पता है। अब मैंने क्या करा, करंट एलिमेंट जो है आई एल वैक्टर, वो हमारा आई एल वैक्टर इधर है। करंट एलिमेंट, एक मिनट, हाँ, तो हमारा जो करंट एलिमेंट है आई एल वैक्टर वो हमारा ऊपर की तरफ है, इस तरफ। ठीक है, उसको मैंने वी डी से चेंज करना है, तो मैंने माइनस साइन उल्टा है ना, तो माइनस साइन अंदर चला गया। तो ये हमारे पास एन ई वी डी इंटू ए बाहर रहेगा और एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी को ऐसे लिखेंगे, और एन ई वी डी इंटू ए ये करंट का ही फॉर्मूला होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा रिजल्ट है। रिजल्ट क्या आया फोर्स का, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब फिर से L क्रॉस बी आ गया। अब फिर से जब एंगल थीटा, आई एल क्रॉस बी लिख लो, ऐसे लिखा जाता है फोर्स को। आई एल वैक्टर इज कॉल्ड करंट एलिमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड वैक्टर। अब अगर मान लो इसको खोलेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा आई एल बी साइन थीटा। अब थीटा जब 90 डिग्री होगा तो फोर्स आ जाएगी सिंपली आई एल बी मैक्सिमम। जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा तो फोर्स आ जाएगी 0। ठीक है, साइन 0 0 होता है। थीटा जब 180 होगा तब भी फोर्स 0। तो ये सारे केसेस हैं यहाँ पर, वो आप पढ़ लेना। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, बट जो रूल एग्जाम में लिखना होता है वो होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो बस आप यहाँ से पढ़ लो और याद कर लो। राइट हैंड थंब रूल से भी बताऊंगा कैसे निकलेगी, यहाँ से देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है ये रूल, कहता है स्ट्रेच फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड है, ऐसे स्ट्रेच कर लो, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। और याद कर लो, द फोर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये होता है। तो ये हमारा डायग्राम है। उस डायग्राम, उसको स्टेटमेंट में जो चीज़ें लिखी हैं हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि हर किसी चीज़ का क्या मतलब है। तो वो कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमारी किधर आएगी, फोर फिंगर। ठीक है, फोर फिंगर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पूरा लिखते हैं, सेंट्रल फिंगर विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बस इसको याद कर लो। बाकी मैं कैसे निकालता हूँ डायरेक्शन, आप भी वैसे ही निकालेंगे, आई एल क्रॉस बी से, राइट हैंड थंब रूल। जिधर भी आई एल वैक्टर है, मान लो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसे ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर लगी हुई है। ठीक है, तो मैं इधर पहले अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखूँगा और इसको घुमाऊँगा किस तरफ, ऐसे रखूँगा, ऐसे रखूँगा, सॉरी। तो मैं इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखूँगा जिधर हमारा करंट है, और घुमाऊँगा किस तरफ, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर घुमा दिया, थंब मेरी तरफ आ गया, तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ मेरी तरफ लगेगी। ठीक है, तो ये बस आई एल वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को रखो। इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उनको घुमा दो बी वेक्टर की तरफ। जैसे मान लो ये हमारा आई एल वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ऐसे घुमा दो राइट हैंड के फिंगर्स को। तो मैं करके देखो आप स्क्रीन पर, आई एल की तरफ रखो, बी की तरफ घुमाओ, योर थंब विल बी इन डाउन डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन निकलती है। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स कि आप डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स की। आप फटाफट देख सकते हैं। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड द स्क्रीन, और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो आपने अपना राइट हैंड लेना है, उस राइट हैंड को आपने करंट की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में अलाइन करना है फिंगर्स को, और ऊपर की तरफ घुमाना है, तो आपका थंब ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। आप करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करना होता है। ठीक है, देखो इधर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखो, करंट हमारा इधर जा रहा है,
और अंदर की तरफ घुमाओ स्क्रीन की तरफ, क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो आपका जो थंब है थंब इधर आएगा। तो मैं तो ये रूल यूज़ करता हूँ, सबसे आसान है राइट हैंड थंब। ओके, आगे चलते हैं। ये भी सेम कॉन्सेप्ट्स हैं सारे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। अब मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स CBSE वाले बच्चों के लिए आ जाती हैं, और ये आपको आना भी चाहिए, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा। अब इस रीजन ऑफ स्पेस में हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है। ये मैंने हाईलाइटर से मैग्नेटिक फील्ड बना दी, ठीक है, ऐसे बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का नाम है B वेक्टर। और यहाँ पर एक रेड कलर की लूप आपको जो अभी नज़र आ रही है, ऐसे रेक्टेंगुलर लूप ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे चल रहा है। हर किसी पार्ट में आपने करंट की डायरेक्शन देख लेनी है और फिर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पार्ट की, इसको हाईलाइटर से दिखाते हैं, इस पार्ट की। इस पे हमारा करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड हमारी किधर है? मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में ही है, उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, जिधर हमारा करंट जा रहा है। तो इस केस में जब आप IL क्रॉस B करेंगे तो ILB साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा करंट भी उधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है, दोनों में एंगल 0 है, तो साइन 0 हो गया। साइन 0 कितना होता है? 0। तो फोर्स आ जाएगी 0, मतलब AB पार्ट पे 0 फोर्स लगेगी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पर बना दी गई है गलती से F1 फोर्स, आपको इस वेक्टर को भी नहीं बनाना, नहीं है वहाँ पर ये वेक्टर, ठीक है, सिर्फ करंट शो होगा, फोर्स इज 0, F1 = 0 लिखना था वहाँ पे। तो इस पार्ट पे कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब ऐसे इसके नीचे वाला पार्ट देखो, CD पार्ट। C कहाँ है? ये हमारा C पॉइंट है, ये हमारा D पॉइंट है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब फिर से आप देखिए, हाईलाइटर से देखिए, करंट इधर चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कितना एंगल होगा दोनों में बताइए? ऑपोजिट है ना दोनों, दो लाइनें, जब एक लाइन इधर होती है एक लाइन इधर होती है, कितना एंगल होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ थीटा 180 डिग्री है। तो हमारा फॉर्मूला फिर से फोर्स का IL क्रॉस B वेक्टर, इसको खोलते हैं तो बन जाता है ILB साइन थीटा की जगह 180, साइन 180 इज अगेन 0, फोर्स इज अगेन 0। तो देर इज नो फोर्स ऑन दिस पार्ट ऑल्सो, तो FCD इज ऑल्सो 0। इसलिए यहाँ पर ये जो हमने बना रखी है फोर्स, ये सिर्फ बताने के लिए बनाई थी, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये भी हमारी फोर्स 0 हो गई है। अब हम बात करेंगे जो दोनों पार्ट्स बच गए हैं, हाईलाइटर से देखिए पहले, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन पे फोर्स देखेंगे। B से लेकर C तक हमारा करंट ऐसे नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर है, तो कितना एंगल बना यहाँ पे? 90 डिग्री, मतलब इस पे फोर्स लगेगी। कितनी फोर्स लगेगी? ILB साइन 90 डिग्री, साइन 90 इज 1, तो ILB फोर्स लगेगी। अब L कितना, इसकी लेंथ कितनी बताई गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक A बताई गई है, तो फोर्स लगेगी IAB, ये फोर्स लगेगी। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं किधर लगेगी। तो फोर्स तो लगेगी भाई साहब, डायरेक्शन देखते हैं किधर। तो आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे नीचे की तरफ रखो और इधर घुमा दो, क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी जो फोर्स है, ऐसे जब आप घुमाएंगे तो फोर्स लगेगी आउटवर्ड, बाहर, स्क्रीन से बाहर, जिधर हमारा Z एक्सिस है ना, उधर लगेगी फोर्स। तो यहाँ पर एक डॉट से बाहर की तरफ, मतलब डॉट से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, फोर्स वैसे लगेगी। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन, ऐसे एक सर्कल लगा के उस पर डॉट लगा दिया जाता है, मतलब आउटवर्ड, और अलोंग Z एक्सिस, हमारा Z एक्सिस होता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगी है BC पार्ट पे, ये रही, हमने IAB K कैप लिखा है, मतलब बाहर की तरफ लग रही है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा बचा, उसको भी ध्यान से देखिए। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, D से लेके A। अब फिर ये इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री का एंगल बना। अब फिर से आप इधर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखो और इस तरफ घुमाओ, तो आपका थंब इनवर्ड चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ऐसे करके घुमा के देखो। तो हमारे पास यहाँ पर जो फोर्स लगेगी क्रॉस से रिप्रेजेंट होगी, इनवर्ड होगी, -K कैप, तो ये FD है। तो टोटल फोर्स जब आप इनको ऐड करोगे तो टोटल फोर्स निकलेगी, जो कि 0 आ जाएगी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन फोर्स 0 है, टॉर्क नहीं 0। टॉर्क क्यों लगेगा इस पर, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। देखो, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें ये वाला हिस्सा AD वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है, इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, और जो हमारा CB वाला पार्ट है वो बाहर आ रहा है। तो ऐसे पूरी की पूरी लूप जो है वो घूमना शुरू कर देगी, वो टॉर्क होता है। तो अभी हम टॉर्क का पूरा डेफिनेशन आगे जाके डेरिवेशन भी करेंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं।
नेक्स्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना। इसमें हमें ये बताना है कि अगर मेरे पास ऐसे दो फिंगर्स हैं ना, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पूरी जगह बनेगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पूरी जगह बनेगी, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स हमें निकालनी है और यहाँ से फिर हम 1 एम्पेयर को भी डिफाइन करते हैं, तो वो अभी हम करेंगे। हाँ जी, तो इसमें हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं 1 और 2। उनकी जो लेंथ है हम इन्फानाइट लेंथ लेके चलेंगे। इन्फानाइट लेंथ का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के बहुत पास पड़े हैं, बस इतना सही मतलब होता है और कुछ नहीं होता। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बिल्कुल पास इन्फानाइट वाला जो हमारा फॉर्मूला है हम वो यूज़ करेंगे, तो अगर पास पास रखोगे तो वो इन्फानाइट ही लगेगा। और इसके बाद दोनों में करंट आपने लिखना है I1 I2 है, और हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं करंट सेम डायरेक्शन में है। ऑपोजिट वाला केस करेंगे तो कुछ डिफरेंट होगा, सेम डायरेक्शन में भी हम मान के चल रहे हैं। और हमने ये देखना है कि उनमें फोर्स कितनी लगती है, और स्मॉल r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये हमारा डायग्राम है। ये कंडक्टर 1 करंट ऊपर, ये कंडक्टर 2 करंट ऊपर, दोनों इन्फानाइट लेंथ के हैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और दोनों में डिस्टेंस स्मॉल r है। अब ध्यान से समझने वाली जो चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें जो I1 करंट है, इस I1 के कारण इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मान लिया, वहाँ पर मुझे देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी। तो हमने कल के चैप्टर में सीखा था कि करंट अगर ऐसे ऊपर जा रहा हो, उसके राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड डाउन होती है, लेफ्ट साइड पे अप होती है। ये हमने कल समझा था, डाउन RD रूल, ठीक है। तो आप राइट हैंड से भी अगर करें तो करंट की तरफ अपना थंब रखें और फिंगर्स को ऐसे घुमाएं, तो राइट साइड पे आपकी फिंगर्स अंदर जाएंगी स्क्रीन के। तो ये अंदर बनेगी राइट साइड पे, अप बनेगी लेफ्ट साइड पे, इतना याद रखेंगे। तो ये करंट अगर ऊपर है, इसकी फील्ड यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट होगी। ये किसकी फील्ड है? ड्यू टू कंडक्टर 1, ठीक है। अब दूसरे कंडक्टर को देखो, इसमें कुछ करंट I2 जा रहा है, ठीक है, ये कुछ करंट I2 जा रहा है, और यहाँ पर इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है। वो किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? 1 की। तो अब आप बाकी सब भूल जाओ और इतना सोचो कि बस ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, जो एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो उस पर अब फोर्स लगेगी। तो आप कैसे निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन? आप करंट की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को रखेंगे IL, और B की तरफ घुमाएंगे IL क्रॉस B, मतलब अंदर। तो आपका थंब जो है वो इस साइड में आएगा, ठीक है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। दिस इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F21। सिमिलरली आपने डायग्राम में इधर बना देनी है F12। ये B2 फील्ड जो है वो दूसरे कंडक्टर की है, वो F12। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और मतलब दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा जब आप इसमें से करंट पास करवाओगे, तो वो फोर्स के कारण अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास केस है। अब हम इस फोर्स को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे फोर्स को? अभी हमने फॉर्मूला लिखा। अगर आप F21 लिखना चाहते हो, F12 पहले लिखा है, F12 लिखना चाहते हो तो F12 इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की आएगी, करंट पहले का आएगा। तो यहाँ पे करंट I1 आया, मैग्नेटिक फील्ड B2 दूसरे कंडक्टर की आई, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। इसको खोलेंगे तो बनेगा I1 L B साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ 90 डिग्री है, वो आपको समझ आ गया क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो साइन 91 होता है, उसको छोड़ देंगे। तो I1 इंटू L एज इट इज़ आ गया। और अब B2 की वैल्यू जो हमने स्ट्रेट कंडक्टर का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है कल, स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैं फिर से बता देता हूँ, μ0I/2πr। वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा, I की जगह I2, क्योंकि हम करंट दूसरे की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई F12। अब इस फोर्स में हमने ये वाला फैक्टर अलग कर लेना और L को साइड पे लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल फोर्स आएगी जो L पोर्शन पे लगेगी। करंट कंडक्टर तो इन्फानाइट लेंथ के हैं, लेकिन उसका L पोर्शन अगर आप देखोगे, L लेंथ का पोर्शन, तो उस पर ये फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये F12 आ गया, और इसकी डायरेक्शन I कैप मतलब टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, वो मैंने इधर I कैप से बता दिया। अब हम दूसरे की फोर्स लिखेंगे F21 में क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 2 है तो करंट I2 आएगा, ड्यू टू 1 है तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की आएगी B1, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब इसमें भी I2L B1 साइन 90 हो गया, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास -I कैप है, वो मैंने पहले ही लगा दिया, आप लिख देना बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल साइड पे। और यहाँ पर हम फिर से B को पुट करेंगे μ0I/2πr, सेम फॉर्मूला।
तो ये हमारा F21 है। तो ये दोनों फोर्सेस बस ऑपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये हमने यहाँ पे बताना है। तो दिस इज़ अ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। तो फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली यू कैन प्रूव कि अगर दोनों में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, कंडक्टर्स विल रिपेल ईच अदर। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लेना, दे विल रिपेल ईच अदर। अब यहाँ से जो L था यहाँ पे, उसको मैं उठा के फोर्स के नीचे ले गया, तो बन जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L। तो ये हमारे पास जो फैक्टर है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फैक्टर है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है न्यूटन पर मीटर में। अब यहाँ से हम 1 एम्पेयर को डिफाइन करेंगे, तो क्या है, ये है स्मॉल f विच इज़ फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू कंडक्टर्स। तो हम बोलेंगे कि अगर हम इस डेफिनेशन में करंट की वैल्यू 1 एम्पेयर पुट कर दें, दोनों की I1 I2 की, और डिस्टेंस r 1 मीटर पुट कर दें, तो बाकी क्या बचेगा, μ0/2 μ0/2 कितना होता है, μ0 की वैल्यू होती है 4π 10⁻⁷, वो कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 × 10⁻⁷, तो फोर्स कितनी आ जाएगी, 2 × 10⁻⁷। तो ये डेफिनेशन है, कहता है कि अगर हमारे पास 1 एम्पेयर करंट अगर हम लेते हैं तो फोर्स कितनी आ रही है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। सो हैंस 1 एम्पेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट सेट अप इन ईच ऑफ द टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स of uniform area of cross section placed at 1 meter. So they are 1 meter distance and they are placed in vacuum also, and they are having the force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर बिटवीन दैम। तो ये डेफिनेशन है जो आपने इस फॉर्मूले को लिखने के बाद एग्जाम में यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करके प्रूव करके दिखाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पेयर, इसको बिल्कुल भी छोड़ के ना जाना, दोनों ही बोर्ड्स के बच्चे इसको करके जाना। ओके, अब हम अगर आपको ग्राफ पूछ लिया जाए कि फोर्स की वेरिएशन बताइए डिस्टेंस के साथ, तो अगर हम दोनों कंडक्टर में जो डिस्टेंस r था उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बस ये डायग्राम याद कर लीजिए। ओके, ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये इसी से रिलेटेड है, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे। हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। अब लूप की बात होगी, प्लेस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क किस पे, लूप पे। लूप कैसी होती है, क्लोज्ड पाथ। अब चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, तीनों ही केस में सर्कल भी क्लोज पाथ होता है, उसको भी लूप बोला जाता है, रेक्टेंगल को भी और स्क्वायर को भी, किसी भी तरह की लूप हो सकती है, एंड दे आर करंट कैरिंग लूप्स। ऐसे अब जब भी हम इस तरह की लूप को जिसमें करंट आई पास कर रहा है, हम इस तरह की लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो किसी किसी सिचुएशन में एंगल पे डिपेंड करेगा, थीटा एंगल क्या है दोनों के बीच में, इन पे लगेगा टॉर्क। टॉर्क का मतलब है घूमेगी, ये ऐसे रखी आपने, मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करी, ऐसे घूम गई तो घूम जाएगी, ठीक है। तो वो टॉर्क आपको निकालना है यहाँ पे। तो पहला केस है व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी। हम प्रूफ करेंगे इस केस में टॉर्क 0 लगेगा। समझिए ध्यान से, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन ऑफ लूप ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। मैग्नेटिक फील्ड इधर है और लूप हमारी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन पड़ी हुई है। तो उस केस में चाहे आप जितना मर्जी करंट इसमें से पास करवा लीजिए, देयर इज नो टॉर्क, द टॉर्क इज ऑलवेज 0 इन दिस केस। फोर्स लगेगी, इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, ऑपोजिट इस पे लगेगी, इस पे लगेगी, बट टॉर्क विल बी 0। तो फर्स्ट केस में ये प्रूफ करना होता है। और ये ना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी याद रखेंगे कि व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू बी, टॉर्क इज 0। चलिए देखते हैं कैसे करना प्रूफ। तो ये डायग्राम आपके सामने है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम है, पहले भी आपने ऐसा करा है क्वेश्चन, अभी मैंने करा था। तो इसमें क्रॉसेस रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, जो कि यहाँ पर है इनवर्ड स्क्रीन के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप की लूप बनाई गई है, जिसको मैं अभी कलर चेंज करके रेड से बना रहा हूँ। इसके 4 पोर्शंस हैं, P, Q, R, S। इसमें करंट जा रहा है जो कि मैं ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करूँगा इधर। जैसे मर्जी मान लो आप, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपने याद करना है, जब एग्ज़ाम में डेराइव करना है तो आप ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। अब हर किसी कंडक्टर पे फोर्स देखी जाएगी किधर लगती है।
तो पहले हम F1 की बात करेंगे, PQ पोर्शन के ऊपर हमारा F1 फोर्स, ठीक है। तो आप सीधा सीधा राइट हैंड लीजिए अपना, उसको स्क्रीन पे ले जाइए अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पर, जिधर करंट जा रहा है उधर फिंगर रख दीजिए राइट हैंड की। मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ, तो उधर फिंगर्स घुमा दीजिए। थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो मतलब अगर आप फिंगर्स ऐसे रखोगे और स्क्रीन के अंदर की तरफ घुमाओगे, स्क्रीन के अंदर की तरफ, तो थंब इधर आएगा आपका, ठीक है। तो पहले केस में इस पर फोर्स इधर लगेगी। ऐसे इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर हम फोर्स इधर लगेगी, चल फोर्स लिख भी लिखते हैं कितनी लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई एल क्रॉस बी, आई एल बी अलग कर दो और क्रॉस प्रोडक्ट में एल वेक्टर हमारा करंट के अलॉन्ग, इधर हमारा आई कैप और बी हमारा नीचे की तरफ है माइनस के कैप। तो आप यहाँ आई कैप क्रॉस माइनस के कैप भी जब आप करके दिखाएंगे तो आंसर आएगा माइनस जे कैप। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, जे कैप। तो जे कैप किधर होता है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ। इधर एक्स है हमारा, इधर जेड है। अंदर की तरफ जैसे मैंने क्रॉस लगाया है वो नेगेटिव जेड है, ठीक है। तो फोर्स हमारी वाई की तरफ आ गई। ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स हमारी ऊपर की तरफ वाई की तरफ लग रही है, ऐसे, ठीक है। तो आप ऐसे अलग अलग पोर्शन पे फोर्स निकाल के दिखा देना। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट के लिए फोर्स इधर लगेगी, बट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो नेट फोर्स पूरी लूप पे अगर देखी जाएगी तो ज़ीरो लगेगी। ऐसे ही इस पोर्शन पे फोर्स इधर लगेगी और इस पोर्शन पे फोर्स इधर लगेगी पी एस पे, और इसमें भी आप जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे। और याद रखना जब आप इधर वाले पोर्शन पे फोर्स निकाल रहे हो तो लेंथ एल के बराबर मानी गई है इधर, तो एल आएगा हमारे फॉर्मूले में। और जब आप इस पार्ट पे फोर्स बताओगे तो लेंथ बी मानी गई है, तो फॉर्मूले में हमारे पास आई बी स्मॉल बी आएगा, ठीक है, ब्रेड्थ। तो बस आपने चारों फोर्सेस में डायग्राम बना के निकाल के दिखानी है और नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। अब टॉर्क देखते हैं। टॉर्क की सिचुएशन में सेम ऐसे ही बनेगा सब, लेकिन हम इस लूप को ना प्लेन में नहीं रखेंगे, ऐसे सरफेस के पैरेलल नहीं रखेंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे बाय सम एंगल थीटा। तो वो देखिए कैसे करा। तो ये हमारी पुरानी लूप थी जो ऐसे पड़ी हुई थी, इसको घुमा दिया और ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ऐसे बाय स्मॉल एंगल थीटा। बस ये आप समझिए, बाकी सारी कहानी सेम है, ठीक है। ऐसे बस थोड़ा सा घुमाया। अब इस पार्ट पे फोर्स इधर ही लगेगी, इस पे इधर ही लगेगी, जैसे हमने अभी पीछे करा था सेम है। इस पार्ट पे ऊपर लगेगी, इस पार्ट पे नीचे लगेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी इस पार्ट पे जो फोर्स लगेगी ना, अब बनाई तो ऐसे हुई है F4, बट ये ऐसे लगेगी इसे बाहर की तरफ और ये इधर ऐसे। तो ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे टॉर्क को जनरेट करेंगी। तो मैं यहाँ पर ना फोर्स जो है जैसे एक्चुअल में बनानी है वैसे बना रहा हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं, ये L है लेंथ, आप अच्छे से समझ लीजिए, जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ वैसे ही बना के आना। ये ब्रेड्थ है B, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देना और लिख देना क्रॉस का मतलब है इनवर्ड फील्ड। ये डेरिवेशन डायरेक्टली भी आ जाती है एग्ज़ाम में, वैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपने यहाँ पर इसको घुमाना है बाय स्मॉल एंगल थीटा से। तो हमारा थीटा यहाँ पर कैसे माना गया है, ये थीटा हमारे पास ये वाला एंगल है थीटा, और यहाँ पर भी बनेगा ऐसे, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में थीटा सेम रहेगा और यहाँ पर भी बना सकते हैं थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा है, इसको ऐसे मत लिखना, उधर लिख देना। तो अब आप जब इसको खोलेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्शन पे जो फोर्स लगेगी वो इधर लगेगी और इस पार्ट पे फोर्स इधर लगेगी। इनका नाम हमने ऊपर क्या रखा था पिछले केस में, F4 और F3, वही वाली हैं ये दोनों फोर्सेस, F4 और F3। ऑपोजिट भी हैं, इक्वल भी हैं, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। ये थोड़ी ऊपर अंदर की तरफ है, ये थोड़ा पेपर से बाहर है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन चेंज होने से कारण यहाँ पर टॉर्क बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू फोर्सेस। तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना होता है, वो हम अभी निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, तो डायग्राम ये है, F4 मैंने इधर बना दिया, F3 इधर बना दिया। ये लेंथ ऑफ द लूप है L, जैसे बताया एंगल थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है L साइन थीटा। बस आपको ये एक डायग्राम और बना देना है और फिर आपको ये लिखना है कि जब ऐसे हम घुमाएंगे लूप को तो देयर विल बी टॉर्क
और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमने F3 लिख लिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहाँ पे मैंने बताया L sin थीटा। देखो ना, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज is sin थीटा, तो वो L sin थीटा बन गया। तो IB F3 का फॉर्मूला, F3 क्या है, IBB पीछे निकाला था हमने। वैसे भी अगर आप इस पोर्शन पे फोर्स बता रहे हो ना, F3 मान लो इस पोर्शन में बता रहे हो, तो ये लेंथ B है, तो वो फिर फोर्स करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड IBB बनेगा। तो ये IBB बन गया फोर्स, L ऐसे लिखा, और ये अब ब्रेड्थ और लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एरिया बन जाता है भैया, तो बन गया IAB sin थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला IA क्रॉस B, बस ये ड्राइव करके दिखा दूँ। तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज IA क्रॉस B, इंपॉर्टेंट, बस इतना सा ही है डेरिवेशन। अब IA को आप म्यू वेक्टर भी लिख लेते हो, तो म्यू वेक्टर इज IA वेक्टर, इसको आप मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हो, लिखा हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, और ये हर लूप के लिए आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये यहाँ पे भी दिया गया है। स्पेशल केस, इसके बाद स्पेशल केस डिस्कस करते ना, वो वही होते हैं कि अगर म्यू क्रॉस B को खोलोगे तो म्यू B sin थीटा बनेगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगी। थीटा 0 का मतलब ये है, जैसे मैंने बनाया था, ये म्यू की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई एंगल नहीं है। यहाँ पर म्यू की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू स्क्रीन है और B की डायरेक्शन ये वाली है। म्यू की डायरेक्शन कैसे निकलती है, देखो, ये मान लो हमारे पास एक लूप है, ऐसे करंट जा रहा है, तो इसमें म्यू की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, जिधर जिधर करंट घूम रहा है वैसे वैसे राइट हैंड के फिंगर्स घुमा दो स्क्रीन पे, तो आपका थंब इनवर्ड आ जाएगा, इसका म्यू मैग्नेटिक मोमेंट इनवर्ड है। तो बस मैग्नेटिक मोमेंट में और B में एंगल देखना है, तो फिर से लिख रहा हूँ टॉर्क का फॉर्मूला म्यू क्रॉस B विच इज म्यू B sin थीटा n कैप, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ म्यू वेक्टर एंड B वेक्टर। वेयर इज म्यू वेक्टर, तो याद करना, म्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप के परपेंडिकुलर रहता है हमारा म्यू वेक्टर। किधर होता है, राइट हैंड से पता चलेगा, राइट हैंड से करंट की डायरेक्शन की तरफ राइट हैंड से फिंगर घुमाओ, थंब आपको म्यू की डायरेक्शन देगा, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। सो म्यू वेक्टर इज गिवन बाय, डायरेक्शन बता रहा हूँ, राइट हैंड थंब रूल। ये सारे पॉइंट साथ में नोट कर लो, ठीक है। तो बस ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मूविंग कॉइल। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, फटाफट इसको रीड करेंगे, थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, फिर इसकी कन्वर्जन फटाफट कर लेंगे एम्पेयर मीटर और गैल्वेनोमीटर में। PSEB बोर्ड में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये CBSE में भी आ जाता है, देखिए। सो गैल्वेनोमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करता है। मूविंग कॉइल का मतलब है इसके अंदर एक कॉइल होगी जो मूव करती होगी। कैसे मूव करती है, जब उस कॉइल में से करंट पास करते हैं उस पर टॉर्क लगता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी होती है, जैसे अभी हमने देखा। तो इट इज़ ए डिवाइस टू डिटेक्ट स्मॉल करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका प्लेन किधर होना चाहिए, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, प्लेन उधर होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट फिर उसके परपेंडिकुलर आ जाएगी ना, तो तब उस पर लगेगा टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। तो ये प्रिंसिपल याद रखना कि एक कॉइल है, उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, उसका प्लेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी बाय द फॉर्मूला टो इज इक्वल टू आई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्शन। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल। तो कॉइल की शेप ऐसे होती है रेक्टेंगुलर, ऐसे वायर्स लेके ऐसे एक कॉइल बनाई जाती है रेक्टेंगुलर शेप की, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स विच इज़ वाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। और ये किसके ऊपर बना होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप का सॉफ्ट आयरन कोर होता है। दोबारा बना के दिखाता हूँ, ऐसा एक सिलेंडर ले लेते हैं, उसके ऊपर ऐसे टर्न्स बनाई जाती हैं, ऐसे पीछे से वायर ऐसे ऐसे करके टर्न्स, ये बना हुआ नीचे देखिए आप डायग्राम, ऐसे सिलेंडर, और उसके ऊपर ये जो वायर्स है ना, ये वो टर्न्स है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है ये। आगे, द सिलेंड्रिकल शेप, द वायर इज इंसुलेटेड वायर, यहाँ फुल स्टॉप लगा लेना, द वायर इज इंसुलेटेड वायर सो दैट
देर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल टर्न्स एंड आयरन कोर। इंसुलेटेड वायर कैसी होती है, जैसे रबड़ चढ़ा होता है वायर के ऊपर, या एक लिक्विड मटेरियल होता है, उससे भी इंसुलेशन हो जाती है। जो वायर है वो टच नहीं कर रही है आपस में दूसरी टर्न्स को, इंसुलेशन है वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। द कॉइल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट, उसके पोल्स हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। तो ये एक स्ट्रिप होती है, एक मटेरियल होता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज। ये देखिए यहाँ पर ऐसे एक रिजिड सपोर्ट है, ये वो स्ट्रिप है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की, जिसके साथ हमने सिलेंड्रिकल कॉइल को ऐसे हैंग करा हुआ है। ठीक है, कहाँ हैंग करा हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल। ये ना थोड़ा सा डायग्राम मैं चेंज कर रहा हूँ आपको ना, ये जो पोल्स हैं ये थोड़े नीचे करके बनाने हैं, जिधर कॉइल है वहाँ पे बनाने हैं। मैं रब करके दोबारा कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी सही कर लेना नोट्स में। तो मैं भी यही नोट डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। इधर बनाना है नॉर्थ, यहाँ बनाना है साउथ। ठीक है, तो उसके अंदर ये कॉइल हमारी पड़ी हुई है, यहाँ पर एक स्ट्रिप है और एक मिरर लगा हुआ है उसके साथ। मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन बताता है हमें। उसके बाद द अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज अटैच टू टॉर्शनल हेड, लोअर एंड इज अटैच टू द स्ट्रिंग विच इज़ ऑल्सो मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज। इट इज़ यूज, या स्प्रिंग लिख लेना, which is also made of phosphor bronze. It is used to decrease the value of torsional constant K। अब ये भी समझ आएगा ये K क्या होता है। So there is a small mirror fixed on the strip। तो स्ट्रिप के ऊपर देखिए यहाँ छोटा सा एक मिरर लगा हुआ है डिफ्लेक्शन को पढ़ने के लिए। ऐसे मिरर के अंदर देखते रहेंगे हम, जैसे वो घूमेगा हमें पता चल जाएगा कि कितनी डिफ्लेक्शन हुई है, आगे नीडल लगी होती है। सो द टू एंड्स ऑफ द कॉयल, अब ये जो कॉयल है एक वायर से बनाई गई ना ऐसे कॉयल, उसके दो एंड बचेंगे ना, तो वो जो दोनों एंड्स है कहता दे आर कनेक्टेड टू द सस्पेंशन स्ट्रिप एंड द स्प्रिंग यूज टू पास द करंट। तो एक वायर ऊपर है, एक नीचे है, स्प्रिंग लगा हुआ है नीचे, स्प्रिंग के साथ फिर ऐसे वो बाहर निकल रही है, तो इसमें से करंट पास करते हैं। द डायग्राम इज शॉन बिलो। तो ये डायग्राम बनाना, टॉप व्यू ये है इसका। टॉप व्यू में ना ध्यान से जो मैं अभी कर रहा हूँ वो आपने एग्जाम में बिल्कुल वैसे बनाना है। मैं यहाँ कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। ये वाला जो पोल है ना इसको भी कनकेव बनाना है, ऐसे कनकेव, कन्वेक्स बना हुआ था, कनकेव बनाना है। इधर वाला तो ठीक है, ठीक है ऐसे। तो ये ऐसे दोनों पोल पीसीज हैं और ये हमारी वही सिलेंडर का टॉप व्यू है ये, जिसके ऊपर हमारी कॉइल है। चलो, तो ये हमारी कॉइल है, ये वायर उसके ऊपर से नज़र आ रही है। तो ये हमारा टॉप व्यू है, ऊपर से देखेंगे तो। यहाँ से देखोगे अगर आप तो कुछ ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पे मेन चीज़ आइडिया ये है कि जो पोल पीसीज हैं, मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो कनकेव शेप के हैं। कनकेव शेप से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे अंदर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगी जैसे हमने बनाया। अगर ऐसे पैरेलल सरफेस होंगे, इस तरह के प्लेन सरफेस होंगे नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फिर ऐसी बनेगी। वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हमारा जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो इनके अलॉन्ग नहीं रह पाएगा, कुछ एंगल बन जाएगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ पर ये वाला पार्ट, ध्यान से देखो, अगर हमारा ये वाला पार्ट ऐसे कनकेव है, ऐसे कनकेव है, तो फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर जाएगी, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जाएगी। वो काटती नहीं है आपस में, नॉर्थ टू साउथ ऐसे काटती नहीं है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है, लेकिन दे आर कन्वर्जिंग। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। नाउ द पोल्स ऑफ मैग्नेट आर मेड ऑफ कनकेव शेप एज सीन फ्रॉम टॉप, so that the plane of the coil always remain parallel to the magnetic field lines and get maximum torque। तो ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन बस आपको डायग्राम बना के बतानी है। आगे देखो अब थ्योरी शुरू हो रही है। तो थ्योरी में हम क्या निकालते हैं, हम गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट नाम की एक चीज़ होती है, उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, और एक्सप्रेशन फॉर करंट टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा। तो इसमें क्या होता है, कॉइल डिफ्लेक्ट करती है किसी एंगल थीटा से, तो करंट कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो बहुत आसान है, हमने अभी जो टॉर्क ने करंट कैरिंग कॉइल निकाला, एन टर्न्स हैं, आई ए बी फॉर्मूला था, आई ए क्रॉस बी। इसमें हमारा जो बी है और क्रॉस प्रोडक्ट है वो एंगल साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री ही रहेगा, तो वो साइन 90 हम पुट कर देंगे यहाँ पे, वो 1 हो जाएगा। तो सिंपली क्या बचेगा, एन आई ए बी। पहले हमने टॉर्क का ये फॉर्मूला लिख लेना, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। अब वो जब टॉर्क लगता है, ऐसे घूमता है सिलेंडर, तो घूमने के बाद उसके अंदर भी एक टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होता है, जो उसको वापस लेके आना चाहता है कॉइल को। देखो ना, ऐसे कोई चीज़ सस्पेंडेड है, ऐसे घूमी तो फिर उसके अंदर
एक रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा जो उसको वापस लेके आएगा। तो वो क्यों होता है, वो जो स्ट्रिप लगी हुई है फॉस्फोर ब्रॉन्ज की, उसके अंदर वो हमारे पास टॉर्शनल पेंडुलम जैसी चीज़, वो टॉर्शनल कांस्टेंट के आ जाता है, तो वो ट्विस्ट के कारण वो वापस आएगा, रीस्टोरिंग ट्विस्ट के कारण। और यहाँ पर हम टॉर्क का फॉर्मूला लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू के थीटा, वेयर के इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। ये हम पढ़ते हैं रोटेशनल एसएचएम के अंदर। तो टो इज इक्वल टू के थीटा याद रखना दूसरी इक्वेशन है, और एन आई ए भी एक इक्वेशन है। बस इन दोनों को आपको इक्वेट करना है ऐसे, और वहाँ से आई निकल आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। इसमें ये सारा फैक्टर के अपॉन एन ए बी, इसको बोला जाता है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। बस सीधा सा काम है, ये इक्वेशन याद रख लो, ये इक्वेशन याद रख लो, दोनों को इक्वेट कर दो बस, और वहाँ से आई निकाल लो। इतना काम है और कुछ नहीं इसके अंदर। चलो, तो थीटा का ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अगर हम थीटा को, आई को नीचे ले जाएं थीटा के नीचे, तो थीटा बाय आई बनेगा। ये बाकी बच गया एन ए बी बाई के। दिस थिंग इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट। क्या बोलते हैं, थीटा अपॉन आई इज, थीटा डिफ्लेक्शन है, आई करंट है, तो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, और इसी को बोला जाता है करंट सेंसिटिविटी। अगर डिफाइन करने के लिए आएगा तो आप एग्जाम में करके आना करंट सेंसिटिविटी। सो इट इज़ डिफाइंड एज थीटा बाय आई एंड ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी मोर सेंसिटिव इफ इट गिव्स लार्ज डिफ्लेक्शन विद स्मॉल करंट। करंट छोटा हो, थीटा बड़ा हो, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ना, सीधी सी बात है। तो थीटा कम, थीटा बड़ा हो, उल्टा बोल दिया शायद मैंने, हाँ, थीटा बड़ा हो, करंट छोटा हो, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, आई एस, ठीक है। तो अगर स्मॉल करंट पर लार्ज डिफ्लेक्शन दे रहा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, तो उसको बहुत ज़्यादा करंट सेंसिटिव माना जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है, ये अलग से क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए इस फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स आ रही हैं, एरिया आ रहा है कॉइल का, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है जो हमने लगा रखी है, और एक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ये आर कहाँ से आया था, सॉरी के है, सॉरी। तो इसमें एक एन आ रहा है हमारे पास, एक एरिया आ रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और एक के आ रहा है। ये के है, इसको आर लग रहा है हमारे पास, यहाँ के है, विच इज़ टॉर्शनल कांस्टेंट। तो इन सब चीज़ों पे हमारी करंट सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। अब इनको बढ़ाई जाओ, देखो, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे ना, उससे कोई चक्कर पड़ेगा। सो इंक्रीजिंग बी वेक्टर यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, बट इट वाज इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर। बट इससे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की कॉस्ट भी बढ़ेगी, महंगा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने से। बट बी को बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बट आप ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी टर्न्स बढ़ाई जाओ करंट सेंसिटिविटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब टर्न्स बढ़ाओगे और वायर और वायर और वायर यूज़ करोगे, वायर की लेंथ बढ़ेगी, वायर की लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है वायर की। आपको पता है किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी। रेजिस्टेंस के बढ़ने से हमारा जो करंट है फिर वो कम जाएगा सर्किट में, तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम है। एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप इसकी लिमिट है, आप ये नहीं कि जितनी मर्जी आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। दूसरा है एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल का भी सेम मतलब है, बड़ा कर दोगे कॉइल को तो एक तो साइज़ बड़ा हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का, दूसरा फिर वायर आपकी ज़्यादा लगेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो वो है। तो ए भी आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। हाँ, तो चौथा पॉइंट है कि के को कम करने से आई एस बढ़ेगा। तो यहाँ याद रखेंगे कि जो हमारा के है वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज के लिए कम होता है। तो के अगर कम होगा तो एक क्वेश्चन आ जाता है, वाई फॉस्फोर ब्रॉन्ज इज यूज टू मेक द स्ट्रिप ऑफ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि उसका टॉर्शनल कांस्टेंट कम होता है। कम टॉर्शनल कांस्टेंट का मतलब है कि वो जो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम है, ठीक है। जैसे एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है, तो मतलब आसानी से आप उसको खींच सकते हो, कम कर सकते हो, वो चीज़, ठीक है। तो के कम होना चाहिए, के कम होगा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ये आप याद रखेंगे। तो और सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के लिए कहता है क्वार्ट्ज फाइबर भी यूज़ करते हैं टू मेक द स्ट्रिप। अब इसी के साथ हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का भी एक टॉपिक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है थीटा बाय वोल्टेज, वहाँ थीटा बाय करंट था, यहाँ वोल्टेज है, तो अब एक साथ में रेजिस्टेंस आ जाएगी। वी को आप आई आर पुट कर देंगे, और थीटा बाय आई तो एन बी ए बाय के था, उसमें अब आर भी आ जाएगा। तो इसमें आर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल है, तो आर को कम करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। वी कांट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ में पूछा जाता है। देखो, जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी साथ साथ, है ना। तो फिर आर का फैक्टर तो नीचे भी है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी को आप नहीं बढ़ा सकते। तो ये लिखा हुआ है, वी कांट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स बिकॉज इंक्रीजिंग एन विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, हैंस द रेशियो एन बाय आर रिमेन्स सेम।
तो ये भी एक याद रखना, वाई वी कांट इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्वेश्चन आएगा। नाउ वी विल डू द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम्पेयर मीटर एंड वोल्ट मीटर। ये छोटे छोटे 2 सर्किट्स हैं, बस एग्जाम में इतना लिख के आ जाना। न्यूमेरिकल अगर इस पे आ जाए तो वो सिंपल फॉर्मूले इसमें वैल्यूज पुट करके आप कर सकते हो। तो शंट क्या होता है, पहले गैल्वेनोमीटर को एम्पेयर मीटर बना रहे हैं। तो शंट होता है किसी भी स्मॉल रेजिस्टेंस को जब किसी डिवाइस के पैरेलल में लगा दिया जाता है, उसको शंट बोलते हैं। पैरेलल में, मान लो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, उसकी रेजिस्टेंस कुछ है जी, मैंने इसके पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा दी, एस बोल दिया मैंने उसको, इसको शंट बोलेंगे। पैरेलल में लगा होना ज़रूरी है और वैल्यू स्मॉल ज़रूरी है, ठीक है, तो उसको शंट बोला जाता है। तो इससे होता क्या है, इससे जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। देखो जब आप 2 रेजिस्टेंसेस को ऐसे पैरेलल में जोड़ते हो ना, R1 R2, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वो इन दोनों से छोटा आता है। तो जब आप गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर था जी, इसके साथ मैंने एक पैरेलल में लगा दिया शंट, तो अब आपने जब ऐसे एक सर्किट बना दिया, इस ओवरऑल सर्किट की रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से भी कम हो जाएगी। और एम्पेयर मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए। एम्पेयर मीटर ने सर्किट का करंट मेजर करना है, आपने लगाया उसको सर्किट में, सीरीज में लगता है एम्पेयर मीटर, तो उसकी अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वो खुद ही करंट को कम कर देगा, तो उसकी अपनी रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए। इसलिए गैल्वेनोमीटर को एक छोटी सी रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जोड़ा जाता है। जो डिवाइस हमारे पास आता है उसको एम्पेयर मीटर बोलते हैं। ये पैराग्राफ पढ़ लेना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम्पेयर मीटर, इसमें ये सर्किट बनाना है, बस कुछ नहीं करना। मैं दोबारा से बना रहा हूँ, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये आगे ले जाएंगे ऐसे पूरा। तो ऐसे हमारा गैल्वेनोमीटर था, जी उसकी रेजिस्टेंस है, जी इज़ रेजिस्टेंस, यहाँ लिखा हुआ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और इसके पैरेलल में आप समझते हो ना, ये मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दी जिसको हम बोलते हैं एस शंट। तो अब यहाँ से जो करंट आई आया उसमें से ये जंक्शन आ गया, तो जंक्शन में कुछ मान लो आई जी चला गया, तो बाकी जो बचा वो क्या बचा, आई, इधर से आई आ रहा था, आई में से आई जी आगे निकल गया, बाकी क्या बचेगा, आई माइनस आई जी। सिंपल मैथ्स होता है यहाँ पे। तो शंट में से करंट निकल रहा है आई माइनस आई जी, यहाँ पे आके फिर वो मिल जाएगा, इधर से आई जी आ जाएगा, वापस यहाँ पे आई आ जाएगा। तो ये एक सर्किट डायग्राम बना देना कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एम्पेयर मीटर में, बस एक डायग्राम बना देना और इनके बारे में लिख देना कि यहाँ पर जी क्या है, आई जी मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास कर सकता है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर, एन अब कहाँ पर है, तो गैल्वेनोमीटर पे ना ऐसे नीडल लगी होती है और एक स्केल बना होता है, उस पर ऐसे कुछ डिविजन्स बनी होती हैं, ऐसे किसी भी मीटर पे बनी होती है, आपने देखा होगा ना। तो वो कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स प्रेजेंट हैं, वो एन है, ठीक है। और के क्या होता है, के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो कम से कम कितना मेजर करेगा वो के है। तो अगर आप आई जी लिखना चाहते हैं, आई जी इज़ द टोटल करंट, तो वो नंबर ऑफ डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल आई जी आएगा ना। तो ये इक्वेशन है यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन आई बाय थीटा, ये अपने पीछे लिखी थी, एन ए बी बाय के, ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट की इक्वेशन है। तो आई जी इज इक्वल टू एन के, इक्वेशन नंबर 1 लिखी मैंने। और यहाँ पर इफ़ वी वांट टू मेक एन एम्पेयर मीटर ऑफ रेंज 0 टू y, हमारा एम्पेयर मीटर की रेंज कितनी है, 0 टू y, देन द वैल्यू ऑफ शंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, ये इंपॉर्टेंट है कि शंट कैसे कैलकुलेट करोगे भाई। तो हमारे यहाँ पर ध्यान से समझना, अब ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट दोनों पैरेलल में है, याद रखना दोनों पैरेलल, समझ लो ना, पैरेलल कनेक्शन तो आता होगा +2 में हो गया। तो जैसे एक ये रेजिस्टेंस है मान लो, उसको किसी दूसरी रेजिस्टेंस के साथ ऐसे दोनों टर्मिनल को जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे यहाँ पर एक ये गैल्वेनोमीटर था, इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हमने एक रेजिस्टेंस ऐसे जोड़ दी तो पैरेलल हो गया। तो जब भी कंपोनेंट्स पैरेलल में होते हैं दे हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम होती है। वोल्टेज कैसे निकलेगी, वोल्टेज होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर। तो अब इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, रेड कलर से, करंट कितना आई जी और रेजिस्टेंस कितनी जी, तो इसकी वोल्टेज आ जाएगी आई जी इंटू जी। नीचे वाली पार्ट की वोल्टेज कैसे निकलेगी, आई माइनस आई जी, इसमें करंट है और रेजिस्टेंस कितनी है एस, ये नीचे वाले पार्ट की वोल्टेज है, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, सेम है, इक्वल टू ऐसे डाल देता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के सेम है। तो ये इक्वेशन बस आपको लिखनी आनी चाहिए, डायग्राम बनाना है,
थोड़ा सा ये बताना है चीज़ें क्या हैं, और ये इक्वेशन जैसे मैंने बताया जो मैंने वहाँ लिखी थी, मैंने दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको आनी चाहिए लिखनी। यहाँ से शंट आ गया S, बस ये आपका फॉर्मूला बन गया शंट का। अब गैल्वेनोमीटर कैन मेजर मैक्सिमम करंट I, सो ईच डिवीजन विल गिव I/N। अब I मेजर कर सकता है, तो अब लीस्ट काउंट क्या बन गया I/N। पहले लीस्ट काउंट क्या था IG/N, अब बन गया I/N। लेंथ ऑफ द शंट, शंट की अगर लेंथ पूछी जाए तो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया। अब रेजिस्टेंस की जगह S पुट कर दो और L निकाल लो, तो ये फॉर्मूला बनेगा लेंथ ऑफ द शंट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं G और S, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे आएगा? फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 व्हेन टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। तो ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो अब R1 R2 की जगह G और S है, GS अपॉन G प्लस S, बट G बहुत छोटा, S बहुत छोटा होता है, तो S को निगलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, और फिर G से G कट जाता है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस शंट के ही बराबर आ जाती है। इंपॉर्टेंट, बस ये सारे फॉर्मूले हैं गैल्वेनोमीटर को एम्पेयर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सारे आप अच्छे से पढ़ लेना। अब है वोल्ट मीटर। अब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। याद रखना एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस कम होती है, आइडियल एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है, कम से कम, क्योंकि मैंने बताया कि एम्पेयर मीटर लगेगा सर्किट के अंदर सीरीज में, तो जिस ब्रांच में वो लगा हुआ है उसके करंट को कम ना करे। कम कैसे नहीं करेगा? अगर उसकी अपनी रेजिस्टेंस बहुत छोटी होगी। तो एम्पेयर मीटर की रेजिस्टेंस बहुत छोटी होती है, बट वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत बड़ी होती है, वो सीरीज से निकलेगा। वहाँ पैरेलल कनेक्शन किया था छोटी रेजिस्टेंस के साथ, यहाँ सीरीज कनेक्शन करेंगे गैल्वेनोमीटर का एक बड़ी रेजिस्टेंस के साथ। तो सीरीज कनेक्शन कैसे होता है? मान लो आपके पास एक ये रेजिस्टेंस है R1, इसका सीरीज अब कैसे होगा? इसके आगे लगेगी दूसरी रेजिस्टेंस R2। पैरेलल कैसे था? ये रेजिस्टेंस R1 थी, इसके नीचे दोनों टर्मिनल्स के साथ जुड़ गई थी R2, ये पैरेलल था। सीरीज ये है एक, उसके आगे दो। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है गैल्वेनोमीटर, ये रहा गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस G है, इसके आगे लगाना है सीरीज में कैपिटल R, तो ये सीरीज कनेक्शन है। तो इस पूरे डिवाइस को, इसको G के साथ जब आप एक R लगा दो, इस पूरे डिवाइस को क्या बोला जाता है? वोल्ट मीटर। बस इतना सही काम है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट एग्जाम में आ जाते हैं, तो करके जाना, ठीक है। तो इसमें वोल्ट मीटर के बारे में पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन। इट इज़ ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस यूज टू मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन सर्किट। तो ये वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है किसी भी 2 पॉइंट्स पे। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कंपोनेंट अक्रॉस विच PD इज़ टू बी मेजर। अब मान लो ये रेजिस्टेंस है, इसका लॉन्ग वोल्टेज मेजर करनी है, तो वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लगेगा ऐसे। पैरेलल तो अब आपको समझ आ गया ना। चलो, तो इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी हाई सो दैट इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस पाथ टू द करंट सेटअप इन द कंपोनेंट। तो हाई रेजिस्टेंस पाथ मतलब जो करंट है वो वोल्ट मीटर में से ना जाए, वो सारा करंट रेजिस्टेंस में से ही जाए, इसलिए हाई रेजिस्टेंस चाहिए। कन्वर्जन में क्या करना है? मैंने बताया कि ये गैल्वेनोमीटर, उसके साथ बस एक रेजिस्टेंस लगा दो, ये वोल्ट मीटर बन गया, बस इतना सही काम है। तो यहाँ से IG आया, वही IG आगे गया, ठीक है, और फिर वही IG इधर चला गया, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिंपल सा काम है। ओके, अब हमारे पास वी वांट टू मेक ए वोल्ट मीटर ऑफ 0 to V रेंज, तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस लिखनी है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। अब I हमारे पास IG है, और रेजिस्टेंस की जगह G प्लस R, दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है सीरीज़ में, ऐसे फॉर्मूला होता है G प्लस R। तो ये फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस R। यहाँ से IG अलग कर दो, IGR अलग कर दो, और वहाँ से R निकाल लो। तो R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? R निकालने के लिए पहले इस टर्म को उधर ले जाओ, माइनस कर दो इधर, देखो मैं कर देता हूँ यहीं पे। तो V माइनस IGG इज इक्वल टू IGR, R निकालना है तो V अपॉन IG माइनस G, ये बन जाएगा इक्वेशन। देखो यहाँ पे ड्राइव हो रखा है सारा, और IG यहाँ पे NK है, तो बस यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज G प्लस R, क्योंकि सीरीज़ में लगा हुआ है ना, और R बहुत बड़ा है, G को यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, निगलेक्टिंग G एज इट इज़ वेरी स्मॉल। तो वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो R के बराबर होती है, जो आपने लगाई है सीरीज़ में उसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आप रीड कर लीजिए, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करी हुई हैं, मैं नहीं करवा रहा, आप इसको रीड कर लीजिए। और ये सिंपल फॉर्मूले लगे हुए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, वैल्यूज़ आपके सामने हैं,
रेजिस्टेंस की, ये आप कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर का ये पार्ट भी फिनिश होता है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेटिज़्म। मैग्नेटिज़्म में हम सबसे पहले बार मैग्नेट पढ़ेंगे, फिर इसमें इंपॉर्टेंट है बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, वो बड़ा क्वेश्चन आता है। चलिए, तो हम कल करेंगे। आज आप ये वाला पूरा चैप्टर, ये नोट्स आ जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से लर्न कर लीजिए इन नोट्स में से और एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख के आइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।